Hello everyone. Today we will discuss transverse nature of electromagnetic wave in free space. आप किसी भी मीडियम में प्रूफ कर सकते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हम प्रूफ करेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस. अगर मैं ट्रांसवर्स नेचर की बात करूं तो वेव दो तरह के नेचर को फॉलो करती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स नेचर. लॉन्गिट्यूडनल की प्रॉपर्टीज की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल वेव किनको बोला जाता है कि वो वेव जिनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में हो. जैसे एक तालाब है और आप उस तालाब में एक पत्थर डालते हो तो जिधर को वेव चल रही है, वाटर वेव प्रोपोगेट कर रहे हैं, उधर को उसके जल के जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट कर रहे हैं. तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव सेम डायरेक्शन में हो, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. ट्रांसवर्स नेचर में आपके वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. आप एक रस्सी लो, एक स्ट्रिंग से बांध दो उसे इस तरह से, और इधर आप फोर्स दो, तो आप फोर्स दे रहे हो तो स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, इस तरह के मोशन हो रहे हैं, इस तरह से वेव जनरेट हो रही है. मॉलिक्यूल जो है स्ट्रिंग के वो वाइब्रेट कर रहे हैं अप एंड डाउन, और वेव आगे से कैसे प्रोपोगेट कर रही है, इस डायरेक्शन में. अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, और मॉलिक्यूल वेव ऐसे जा रही है, नहीं ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे अप एंड डाउन. तो मॉलिक्यूल किस में वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके वाई डायरेक्शन में. तो वाई और एक्स यानी कि दोनों क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर. जब आपके वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि ट्रांसवर्स नेचर की होती है, तो अगर हम ट्रांसवर्स की बात करें तो उसके मैग्नीट्यूड का वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर प्रूफ करना पड़ेगा. तो वी हैव फॉर ट्रांसवर्स नेचर वी हैव टू प्रूव नंबर 1 E डॉट के इक्वल टू 0, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या लेते हैं हम, के लेते हैं, इज 0. क्यों? क्योंकि अगर मैं दो वेक्टर का प्रोपोगेशन की बात करूं, a डॉट बी इक्वल टू कितना होता है आपका, ए बी कॉस थीटा, और ए बी इज नेवर इक्वल टू 0, क्योंकि ए बी वेक्टर है, बी बी वेक्टर है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी. तो यहां पर क्या होगा आपका थीटा एंगल, अगर आपका क्या हो जाए 90 हो जाए, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0. cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो a डॉट बी आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया कि जो दो वेक्टर गिवन है a डॉट बी, उनके बीच का एंगल कितना आ गया आपका 90 आ गया, यानी कि a डॉट बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए 90, और उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 0. तो हमें, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को कौन प्रेजेंट करता है, के वेक्टर. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा जेड डायरेक्शन में, यदि तो वेव किधर प्रोपोगेट होती है, एक्स डायरेक्शन में, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0. नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के साथ 0 होना चाहिए. नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए. गलत लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. हमें ये भी प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है. उसको हम डॉट प्रोडक्ट से प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, हमें ये प्रूफ करना है. फॉर ट्रांसवर्स इन नेचर हमें 3 प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स नेचर को प्रूफ करने के लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब हमें इसकी बात करनी है मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस. तो मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस आर, हमने डेरिवेशन कर चुके हैं मैक्सवेल इक्वेशन का फ्री स्पेस में. तो पहली मैक्सवेल इक्वेशन हमारी कितनी आती है, डाइवर्जेंस, यानी कि डेल डॉट ई इक्वल टू 0. सेकंड कितनी आती है हमारी, डेल डॉट बी इक्वल टू 0. थर्ड कितनी आती है हमारी, डेल क्रॉस ई
इक्वल टू माइनस करली बी ओवर करली टी। फोर्थ कितनी आती है हमारी, डेल क्रॉस एच इक्वल टू म्यू नॉट डेल ई ओवर डेल टी, क्योंकि बी की टर्म में तो हमसे भी हम कर्ल बी की टर्म में लिख देंगे। तो हमारी ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है, दीज आर द मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 का ए डाल दिया, इसका 2 को बी डाल दिया, इसको 2 का सी एंड 2 का डी। ठीक है भाई। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वेव की बात करूं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस हम ड्राइव कर चुके हैं। कितनी आती है हमारी, डेल स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई ओवर करली टी स्क्वायर, और एक और क्या आती है हमारी, डेल स्क्वायर बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर बी ओवर करली टी स्क्वायर। दीज आर द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू ई नॉट आई ई की पावर के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और B का कितना हो जाएगा आपका, B इक्वल टू बी नॉट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। दीज आर द सॉल्यूशन। कैसे आते हैं, अगर मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, आपने भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ में मैथमेटिकली हमने इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन ले लिया, लेकिन अगर मैं सेकंड ऑर्डर मैथमेटिकली सेकंड ऑर्डर वन डायमेंशनल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, तो आप क्या ले सकते हो, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। ऐसे तो लेते हो आप। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या ले लेते हो, मान लो हमने एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली, ये तो इसको कैसे लिखते हो आप, इसको लिखते हो आप डी स्क्वायर वाई या फिर डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन आप क्या लिख देते हो, इसका सॉल्यूशन लिख देते हो y इक्वल टू c1 e टू द पावर प्लस 2i x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 2ix। ठीक है भाई, e टू द पावर i2x को हम क्या ले सकते हैं, e टू द पावर i2x को हम क्या ले सकते हैं, cos 2x प्लस i sin 2x, यानी कि किसका फॉर्म में लिख सकते हैं, कोसाइन और साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x प्लस माइनस i sin 2x। c1 c2 दोनों cos के साथ कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, c1 प्लस c2 cos 2x है ना, प्लस c1 माइनस c2 i बाहर आ जाएगा sin 2x। क्लियर है। और c1 और c2 को हम क्या मान सकते हैं, अनदर कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इन दोनों का हम डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, a cos x प्लस b cos x। इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मतलब कि इसको दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करके c1 और c2 को हम c1 प्लस c2 को हमने a मान लिया, c1 प्लस c2 i को हमने b मान लिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस b sin x, sin x, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है भाई। या फिर इसे ऐसे लिख दो, a cos 2x प्लस b sin 2x, क्योंकि देखो फिर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, ये क्या आ जाएगा, c1 यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये c1 cos 2x को कॉमन ले लोगे, c1 प्लस c2 cos 2x प्लस c1i माइनस c2i sin 2x। इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, तो a cos 2x प्लस b sin 2x। और cos और sin क्या है, यहाँ पर ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसका इसका सॉल्यूशन किसकी फॉर्म में है, cos और sin की फॉर्म में है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, cos और sin की फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का डिफरेंस जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में है, ऑसिलेटिंग फॉर्म में।
कॉज और साइन की फॉर्म में, इसका मतलब क्या हो गया, ये सॉल्यूशन जो है वो ऑसिलेटिंग फॉर्म में, यानी कि किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में है। और अगर हम इस सॉल्यूशन को ही माने, इसको भी हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉज और साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हम इसलिए सिमिलर इसी तरह से हम इसके सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली, उसका सॉल्यूशन हमारा कॉज और साइन की फॉर्म में आता है, एक की फॉर्म में आता है। और दिस इज द ऑसिलेटिंग कॉज और साइन में, तो ऑसिलेटिंग यानी कि वेव बिहेवियर है, और वेव बिहेवियर है तो इसके सॉल्यूशन को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन हमने ये मान लिया। क्लियर है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है कि E डॉट K इक्वल टू 0। अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं, मैं इसको ले लेता हूं यहां, वेयर E नोट की वैल्यू, E नोट इज द एम्पलीट्यूड। जब वेव प्रोपोगेट कर रही है, 3 डायमेंशन प्रोपोगेट कर रही है, तो ये माना है कि E नोट जो एम्पलीट्यूड है वो x डायरेक्शन में भी कुछ होगा, उसका y डायरेक्शन में भी कुछ होगा और z डायरेक्शन में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, E नोट x i प्लस E नोट y j प्लस E नोट z x। E नोट को क्या लिख सकता हूं मैं, E नोट x डायरेक्शन में, x में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, y में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड एंड z में इलेक्ट्रिक फील्ड। E नोट इज द टोटल एम्पलीट्यूड। I अब k प्रोपोगेशन कांस्टेंट k को हम क्या लिख सकते हैं, k को हम क्या लिख सकते हैं, kx i प्लस kyj प्लस kz। ठीक है, क्या बचा r को हम क्या लिख सकते हैं, xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है भी, हमने k को डिफाइन कर दिया, हमने r को डिफाइन कर दिया, हमने a को, हमें क्या चाहिए इस इक्वेशन में, k डॉट r। तो k डॉट r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, k डॉट r निकालोगे, k डॉट r, i डॉट i 1, j डॉट z 1, k डॉट k 1, क्योंकि हमें पता है i डॉट i इक्वल टू 1 इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k। सभी का सेम के साथ प्रोडक्ट 0, लेकिन i डॉट j डॉट k या k डॉट i इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेम का सेम के साथ 1 आएगा, अदर्स के साथ क्या आ जाएगा, 0 आता है। तो इसका जब k डॉट r करोगे तो kx x आ जाएगा, kx x आ जाएगा प्लस ky y आ जाएगा प्लस kz z आ जाएगा। i का i के साथ, j का j के दास, k का k के साथ प्रोडक्ट, बाकी की अदर्स क्या हो जाएंगे आपके, 0 हो जाएंगे, क्योंकि i डॉट j या j डॉट i इज 0, j डॉट k या k डॉट j इज 0, k डॉट i या i डॉट k इज 0। तो बाकी की अदर्स के जब मल्टीप्लाई करोगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 2a की बात करूं, डाइवर्जेंस E इक्वल टू 0 फ्रॉम, मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2a, मैंने इक्वेशन 2a को ले लिया। 2a क्या कहती है हमारी इक्वेशन, 2a कहती है डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं पहले, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, डाइवर्जेंस E। तो मैं डाइवर्जेंस E की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, फिर से अगर मैं बात करूं डेल ऑपरेटर की, तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, डेल ऑपरेटर की वैल्यू कितनी होती है, डेल ऑपरेटर इज I डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल z। और E की बात करूं तो E कितना हो जाएगा आपका, EXI प्लस EYJ प्लस EZK। आपको क्या चाहिए, डेल डॉट E। सिमिलरली I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ, अदर्स इज 0। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डेल ओवर डेल x इंटू EX प्लस डेल ओवर डेल y इंटू EY प्लस डेल ओवर E। ठीक है भाई, अगर आपको डेल डॉट E निकालना है तो डेल डॉट E का मतलब I कंपोनेंट का I के साथ, J कंपोनेंट का J के साथ, K कंपोनेंट का K के साथ कर देंगे, अदर्स क्या हो जाएंगे आपके, 0 हो जाएंगे। अभी हमने लास्ट पॉइंट पे डिस्कस किया था। तो यहां से हमें डेल ओवर डेल x EX मिल जाएगा, डेल ओवर डेल y EY मिल जाएगा और डेल ओवर डेल z EZ मिल जाएगा। अब क्या करेंगे,
आप ई एक्स, ई वाई और ई जेड की वैल्यू पुट कर दोगे तो इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स। ई एक्स की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, ई नॉट है, लेकिन ई नॉट को भी हमने इसमें डिफाइन कर रखा है एक्स वाई जेड कंपोनेंट में, तो कितना हो जाएगा ई नॉट ऑफ एक्स, ई एक्स की बात करना है तो ई नॉट ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर आई के डॉट आर। के डॉट आर की वैल्यू हम ऑलरेडी यहां पर निकाल चुके हैं, तो के डॉट आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली प्लस डेल ओवर डेल वाई, ई नॉट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई नॉट वाई, ये टर्म आपकी एज इट इज रहेगी ई की पावर माइनस आई के एक्स एक्स के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। क्लियर है? प्लस डेल ओवर डेल जेड, ये वैल्यू एज इट इज क्या हो जाएगी ई नॉट जेड ई की पावर आई, माइनस नहीं प्लस है, आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा। क्लियर है भाई? इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, ये टर्म एज इट इज रहेगी ई नॉट एक्स। इसको जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको i के इंटू आई के। क्लियर है भाई? प्लस ये टर्म जो है तीनों में कॉमन आएगी तो हम बाहर लिख देंगे एक साथ ही। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा ई नॉट वाई इंटू आई के वाई, आई के एक्स मिलेगा यहां पर, आई के एक्स यहां पर आई के वाई, और जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो यहां क्या मिलेगा ई नॉट आई के जेड, और तीनों के साथ ही एक टर्म जो है ये ई टू द पावर, ये तीनों में कॉमन रहेगी तो इसको मैं यहां पर एक साथ लिख सकता हूं, स्पेस नहीं है उसके लिए मैंने इसको एक स्टेप को आपको, इसको क्या लिख देंगे हम के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, के एक्स के वाई के जेड। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने फिर से क्या लिख दिया, के एक्स लिख दिया। जब मुझे कैलकुलेशन करनी थी तो के डॉट आर को मैंने क्या लिख दिया था, के डॉट आर को के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड, कैलकुलेशन हो गई तो मैंने फिर के इसकी वैल्यू को फिर से के डॉट आर लिख दिया। क्लियर है भाई? इसमें से आई कॉमन है, पूरे स्टेप में से आई कॉमन है तो आई भी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा आई कॉमन हो गया ई नॉट एक्स के एक्स प्लस ई नॉट वाई के वाई प्लस ई नॉट जेड के जेड इंटू ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। क्लियर है? अगर आप इस स्टेप को देखोगे, इस ब्रैकेट वाली टर्म को देखोगे, इस टर्म को, तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई नॉट डॉट के एक्स। किसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ये के, इसको इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से लिख लो, इसको किसका के डॉट ई का डॉट प्रोडक्ट, के डॉट ई नॉट का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ये किसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका के डॉट ई नॉट का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। के डॉट ई नॉट का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा के एक्स डॉट ई नॉट एक्स के वाई डॉट ई नॉट वाई के जेड प्लस ई नॉट जेड। ठीक है? तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं भाई, उस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इक्वल टू आई के डॉट ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और ई नॉट ई टू द पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी, ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी किसके बराबर है आई के डॉट ई नॉट ई की पावर किसके बराबर है ई के बराबर डे डॉट ई। तो हमारा डाइवर्जेंस ई इक्वल टू कितना आ गया, हमारा डाइवर्जेंस ई आ गया आई, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू आई के डॉट ई, और इक्वेशन इससे डाइवर्जेंस ई इक्वल टू कितना है आपका जीरो, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ होगी आपकी जीरो के इक्वल। तो यहां से क्या लिख सकते हो आप के डॉट ई इक्वल टू जीरो। हमने क्या प्रूव कर दिया के डॉट ई इक्वल टू जीरो, नाइदर यहां पर एयर नाइदर के इज जीरो और ई इज
जीरो। यहां पर ना तो k जीरो है ना e जीरो है, तो यहां पर क्या जीरो है, cos थीटा इक्वल टू जीरो। और जीरो किस पे वैल्यू होती है cos की, cos 90 पर। तो यहां पर थीटा कितना आ गया इन दोनों के बीच का, 90। यानी कि यहां से क्या प्रूफ कर दिया हमने यहां से प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, हमने क्या प्रूफ कर दिया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया आपका, 90 एंगल आ गया। इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है भाई। सिमिलरली जो इक्वेशन हमने 1b में 1b है, 1b इक्वेशन क्या है हमारी, 1b इक्वेशन है डाइवर्जेंस b इक्वल टू 0। तो यहां पर सिमिलरली हम क्या करेंगे, डेल की वैल्यू पुट करेंगे, सिमिलर स्टेप करते चले जाएंगे, तो हम वहां से प्रूफ कर देंगे सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 1b ब्रैकेट में लिख देंगे डाइवर्जेंस b इक्वल टू 0, v है, हम क्या प्रूफ कर देंगे भाई कि b डॉट k इक्वल टू 0। यहां से क्या प्रूफ कर दिया हमने कि मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन प्रोपगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सिमिलर स्टेप को फॉलो करते हुए हम जैसे डेल डॉट बी ई लेके चले, अब हम क्या लेके चलेंगे, डेल डॉट बी लेके चलेंगे, सिमिलर स्टेप करते चले जाएंगे और यहां पर जाकर हमें क्या मिल जाएगा, के डॉट बी, उल्टा लिख दिया शायद, यहां पर मिल जाएगा के डॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि बी डॉट के या के डॉट बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट है और प्रॉपर्टी सेम होती है। क्लियर है। अब हमें क्या प्रूफ करने को रह गया, अब हमें प्रूफ करने को रह गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके लिए हम मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को यूज, थर्ड या फोर्थ को यूज कर सकते हैं। थर्ड फ्री स्पेस में जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है उसको यूज करो, या फ्री स्पेस में जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम मैक्सवेल की थर्ड को लेके चलेंगे, आप मैक्सवेल की फोर्थ को भी लेके चल सकते हो, या मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को। तो फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड ऑब्लिक फोर्थ, जो भी आप यूज करना चाहो, इक्वेशन, या हमने क्या लिख दिया, फ्रॉम टू सी, मैक्सवेल की 1c क्या कहती है हमारी, कर्ल E इक्वल टू माइनस कर्ली B ओवर कर्ली T। इक्वेशन नंबर 6। तो यहां से हमें प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है हमारी, कर्ल E इक्वल टू कर्ल E, सिर्फ कर्ल E ले लिया। तो कर्ल E हमें पता है, कर्ल कैसे निकालते हैं हम किसी भी वेक्टर का, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और आपका के कंपोनेंट। इधर मुझे स्पेस ज्यादा चाहिएगा मैट्रिक्स के लिए, तो मैंने ये ले लिया। आई कंपोनेंट डेल ऑपरेटर का लिखेंगे, तो डेल ऑपरेटर का डेल ओवर डेल एक्स, इसका डेल ओवर डेल वाई, इसका डेल ओवर डेल जेड। अब बचा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई नॉट एक्स ई टू द पावर आई, के डॉट आर को फिर से क्या लिख देंगे, क्योंकि यहां पे हमें डिफरेंशिएट एक्स वाई जेड कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो के डॉट आर की जगह फिर से हम क्या लिख देंगे, के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। क्लियर है। इसको थोड़ा आगे लिख लेंगे, यहां पर आई कंपोनेंट आ जाए और जे कंपोनेंट आ जाएगा, और यहां पे डेल ओवर डेल वाई, और इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। थर्ड कंपोनेंट बचा आपका के को यहां लिख लोगे आप, तो के यहां पर आ जाएगा आपका डेल ओवर डेल वाई, ये कितना आ जाएगा, ई नॉट जेड ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। क्लियर है भाई। ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट स्टेप को फॉलो करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका आयोटा, आई कैप, ठीक है, ये कैंसिल आउट,
इसको जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिल जाएगा आपका, पहले डिफरेंशिएट करके कितना मिलेगा y के, इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो i के y, तो कितना मिल गया आपको i के y, कितना बचा यहां पर के e0 z, यहां से कितना मिला y के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट किया तो i के y और ये e0 z, क्योंकि ये कॉमन रहेगा सभी में तो इसको मैं एक साथ बाहर निकलूंगा, ठीक है भाई। माइनस, अगर मैं माइनस की बात करूं तो ये इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा i के z है, तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे i के z e नॉट y, क्लियर है भाई, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखो, है ना, i के साथ ये आ जाएगा आपका, i को यहां लिखो, और जो ये वाला ब्रैकेट है इसके साथ ये जो टर्म है इसको हम सब में कॉमन रहेगा तो एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। माइनस j कैप, j के साथ कर दो, तो इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा i के x e नॉट z, माइनस इसको z के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा माइनस i के z e नॉट x, ये टर्म कॉमन रहेगी इसको बाहर लिख देंगे, फिर इसके टर्म पास आ जाते हैं प्लस का k, इसको इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा x के रेस्पेक्ट में i के x e नॉट y माइनस इसको y के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा i के y माइनस i के y e नॉट x, और ये टर्म जो है आपकी सभी में इस ब्रैकेट के बाहर भी आई है, इस ब्रैकेट के साथ भी, इस ब्रैकेट के साथ भी, तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं e टू द पावर i, ठीक है भाई, कि इस टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं k डॉट r माइनस ओमेगा t, क्लियर भाई। देखोगे आप इसमें से भी i कॉमन है, इसमें से भी i कॉमन है, इसमें से भी i कॉमन है, तो ओवरऑल आप क्या कर सकते हो i को कॉमन ले सकते हो, तो मैंने क्या कर दिया i ब्रैकेट i ठीक है भाई, तो इसको हम इस तरह से इसमें लिख देंगे। अगर मैं इन ब्रैकेट वाली टर्म की बात करूं, इस स्टेप की बात करूं, अगर आप k क्रॉस e कैलकुलेट करोगे, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूं, यहां तक नोट डाउन कर लो, k क्रॉस e नोट करते हो तो k क्रॉस e नोट कैलकुलेट करने के लिए आपका i j k का kx ky kz, यहां पर e नॉट x e नॉट y e नॉट z, तो जब i लोगे तो कितना आ जाएगा ये ky e नॉट z माइनस kz e नॉट x, ठीक है, माइनस का j, तो kx e नॉट z माइनस kz e नॉट x, ठीक है, प्लस का k के साथ कितना आ जाएगा kx e नॉट y माइनस ky e नॉट x, ठीक है भाई। तो अगर इस टर्म को आप देखोगे i ky e नॉट z माइनस kz e नॉट y, ये e नॉट y आएगा, e नॉट y माइनस j kx e नॉट z माइनस kz e नॉट x kx e नॉट y ky e नॉट x, तो इस वाली टर्म की जगह आप क्या लिख सकते हो k क्रॉस e, है ना, यहां पे लिख देंगे वी हैव टेक, ठीक है, देन तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डेल क्रॉस e इक्वल टू आयोटा, इस पूरी टर्म की जगह कितना आ गया आपका k क्रॉस e नॉट, ब्रैकेट के बाहर कितना आ गया आपका e टू दी पावर i k डॉट r
माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ई हो जाएगा आपका, तो आई के क्रॉस ई। ठीक है भाई, ये किसकी वैल्यू आ गई, कर्ल ई की। और कर्ल ई इक्वेशन नंबर जो 5 है उसकी कर्ल ई की वैल्यू कितनी है आपकी, इक्वेशन 5 से कर्ल ई की वैल्यू है माइनस डेल बी ओवर डेल टी। ठीक है भाई, बी की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ये क्या आ गया, आई के क्रॉस ई इक्वल टू माइनस कर्ली ओवर कर्ली टी। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ गया, आई के क्रॉस ई। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्या किसका आया, माइनस, माइनस ये है, माइनस का आई ओमेगा और आ गया, माइनस आई ओमेगा, बी नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर रहा, इंटू ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। क्लियर है भाई, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया आपका, आई ओमेगा इधर तो आई के क्रॉस ई इक्वल टू आई ओमेगा, इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, आई ओमेगा बी। क्लियर है भाई, तो हमारा आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल जाता है, यहां से मिल जाता है हमें के क्रॉस ई इक्वल टू ओमेगा बी, के क्रॉस ई इक्वल टू ओमेगा बी। तो सिंस अगर वेक्टर आइडेंटिटी की बात करूं, ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी, अगर ये होता है कि एक दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड वेक्टर होता है, तो उसका मतलब है कि जो थर्ड प्रोडक्ट है, वो दो थर्ड वेक्टर है, वो इन दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर ये वेक्टर आइडेंटिटी आती है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक थर्ड वेक्टर आता है, तो उसका मतलब कि जो थर्ड वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर के कैसे आता है, परपेंडिकुलर आता है। तो यहां से भी देखोगे, अगर एक कांस्टेंट से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो वो वेक्टर ही रहता है। अगर मैं इस वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या रहेगा, वेक्टर ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ओमेगा बी इज ए वेक्टर। तो यहां पर क्या है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, एक वेक्टर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, v इज परपेंडिकुलर टू k, वो हम ऑलरेडी भी प्रूव कर चुके हैं, एंड v इज परपेंडिकुलर टू E इलेक्ट्रिक फील्ड। since if the cross product of two vector is a vector, then that vector is perpendicular to each vector. So here we can say that B is perpendicular to E and K. क्लियर है भाई? तो हमने प्रूफ कर दिया, पहले स्टेप हमने प्रूफ किया कि प्रोपोगेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, फिर हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन वेक्टर परपेंडिकुलर है। यहां से भी हमने प्रूफ कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एंड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, विच इज ट्रांसवर्स इन नेचर। यानी कि जब प्रोपोगेशन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होती है, तो वो वेव कौन सी नेचर को फॉलो करती है, वो वेव करती है ट्रांसवर्स नेचर को। दिस इज द होल डेरिवेशन ऑफ ट्रांसवर्स ऑफ नेचर। ठीक है भाई, थैंक यू।